तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग कहाँ पर थे? सब लिखो। यूनिट ऑफ, अल्लाह बंद करो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के और गैसियस रिएक्शन। तो देखो क्या लिखा गया। इसका मतलब हुआ गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक देखो। गैसीय अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट के का मात्रक लिखना। क्या लिखोगे? दर स्थिरांक। एक हम लोग पढ़े थे पीछे में, के का मात्रक पीछे भी पढ़े थे। तो वो था जनरल रिएक्शन। उस रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट गैस भी हो सकता था, सॉलिड भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था। और यहाँ केवल गैसीय अवस्था में होगा। जैसे देखो ये H2 है, ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। अब ब्रोमीन भी क्या है? गैस अवस्था में है। दोनों मिलकर बनाया तो ये भी क्या है? गैस। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा गैसीय रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन, गैसीय अभिक्रिया। समझ गए? तो यहाँ भी रिएक्शन आपका 0 ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी का भी हो सकता है गैसीय रिएक्शन। पता है ये कौन सा रिएक्शन, ये किस 0 ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर? बताओ तो। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, बताया हुआ है। तो वहाँ हम लोग वहाँ पर जनरल रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला पढ़े थे। यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला nth ऑर्डर के लिए पढ़े थे। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस इंटू क्या? सेकेंड इनवर्स पढ़े थे ना। तो जब गैसीय अभिक्रिया होगा तो उसके लिए ये मोल पर लीटर क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ना। ये किसके कारण लिखा जाता है? मोल प्रति लीटर क्या है? कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेशन को ही मोल प्रति लीटर बोला जाता है। मोल बाय लीटर, यह ना कंसंट्रेशन होता है, मोल बाय लीटर। इसी को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर। तो जब कोई रिएक्शन गैस अवस्था में होता है तो उसके कंसंट्रेशन टर्म को एटमॉस्फेयर में मापा जाता है, एटीएम में। हाँ, जब कोई रिएक्शन गैस अवस्था में होता है तो उसके कंसंट्रेशन को
एटीएम प्रेशर के रूप में मापा जाता है, और प्रेशर का मात्रा क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटीएम होता है। इसलिए जहां हम लोग मोल बाय लीटर लिखे हैं या मोल पर लीटर लिखे हैं, इस पूरे के जगह क्या लिखना पड़ेगा? सॉरी, एटीएम। क्या लिखना होगा? एटीएम लिखना होगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गैस रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? एटमॉस्फेयर 1 माइनस n इंटू क्या? सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कहाँ परिवर्तन हुआ? मोल पर लीटर के जगह क्या यूज होगा? एटीएम। तो इसलिए यहाँ पर लिखना है स्टार देकर, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, गैस या अभिक्रिया के लिए कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग मोल पर लीटर बोलते हैं, मोल पर लीटर, इसको अब क्या लिखा जाएगा बच्चों? एटीएम। एटीएम किसका मात्रक होता है? प्रेशर का। प्रेशर का मात्रक होता है। लिख लो इसको। गैसियस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? एटीएम के लिए। इसलिए यूनिट ऑफ के क्या होगा बताओ? यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट, के का मात्रा किसके बराबर होगा? एटीएम 1 माइनस n इंटू क्या होगा? सेकेंड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये हो गया। बोलो। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर यदि गैस अवस्था में है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यदि गैस अवस्था में है, उसके लिए के का यूनिट क्या होगा बताओ? एटीएम सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो अब लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है किस अवस्था का है? गैस अवस्था का है। इसके लिए n का मान कितना होगा? n का मान 0। देयरफॉर यूनिट ऑफ के क्या होगा बताओ? यूनिट ऑफ के क्या फॉर्मूला है? एटीएम पर पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर एटीएम के जगह रहेगा ही, और यहाँ 1 माइनस n के जगह इंटू क्या हो गया? 1 माइनस 0 कितना? 1। तो आपका क्या हो जाएगा? केवल ये बन जाएगा केवल एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स। हो गया के का यूनिट। अच्छा, जनरल रिएक्शन के लिए के का, जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता था याद है? मोल लीटर इनवर्स इंटू, और यहाँ मोल लीटर इनवर्स के जगह एटीएम लिखा गया। बता दो।
और एक बात, देखो बच्चों, यहाँ जो सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है इसको हम टाइम इनवर्स पे लिख सकते हैं। टाइम इनवर्स नहीं होगा, टाइम आपका मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, जैसे डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट ऐसे भी हो सकता है, एटीएम इनटू टाइम इनवर्स, ये भी हो सकता है आपका ऑप्शन में। ऑप्शन में यह भी रह सकता है, सेकंड के बदले एटीएम टाइम दे देगा तो इसी को मानना पड़ेगा। अब मत सोच लेना टाइम है तो गलत है, सेकेंड इनवर्स के जगह आपको क्या रह सकता है, टाइम इनवर्स, इसी को मानना है। उसी तरह फिर लिखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, निकालो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फॉर जीरो के जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेगा, तो n का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना, तो 0। तो एटीएम पर पावर 0 मतलब 1, तो के बराबर क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स, या इसी को क्या बोलेंगे, टाइम इनवर्स बोलेंगे। और वहां भी होता था यही, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वहां भी के का यूनिट टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही होता था। हाँ 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 हाँ, आपका ऑप्शन गलत था या क्वेश्चन गलत था, ये भी बोल सकते। हाँ, सेकेंड ऑर्डर का पूछा था। सेंटम टेस्ट में जिस पैटर्न का क्वेश्चन सब आया है ना, उसी पैटर्न का आएगा तुम्हारा बोर्ड में, इसलिए उस लेवल का तैयारी करना होगा। अच्छा से क्वेश्चन पूछा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा यदि पढ़ते हो ढंग से। कॉपी यदि ढंग से पढ़ते हो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मिटा ने बोलो, अब तुम लोग किसके लिए निकाले, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू दोनों होगा, तो यहाँ क्या होगा बोलो, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब आपका क्या हो गया, एटीएम इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ 2 हो गया एटीएम इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, के का यूनिट हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब निकालो थर्ड ऑर्डर के लिए। निकालो निकालो, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन
n का मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या होगा हो गया ना। तो ये हो गया एटीएम पर पावर -2 इनटू क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें नया चीज, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मोलेकुलरिटी जिसको हिंदी में अनुक्ता बोलते हैं, अनुक्ता। अनुक्ता अणुओं की संख्या, अनुक्ता मतलब अणुओं की संख्या, ठीक है। तो उससे इसको समझने से पहले कुछ बात को जानना पड़ेगा। लिखो आप एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको प्राथमिक अभिक्रिया बोलते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। इसको हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन सबका मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, वो मैकेनिज्म स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कई स्टेप में होता है। तो उसी तरह यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में कि जो भी केमिकल रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोले आप? वैसा केमिकल रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में, एक ही चरण में पूरा हो जाता है, एक ही बार में पूरा हो जाता है, उसका कोई स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा नहीं होता, उसी को कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया। जैसे देखो H2 + I2 मिलकर बनाया 2HI, ये जो रिएक्शन हुआ है एक ही बार में हो गया है। और ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें दोनों रिएक्टेंट है, ये सब क्या है, और ये क्या होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में भाग लेने वाला मॉलिक्यूल के बीच टकराहट होता है, टक्कर होता है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है टक्कर होगा तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा। जब तक टक्कर दो प्रकार का होता है, एक प्रभावी टक्कर, एक अप्रभावी टक्कर। जहां प्रभावी टक्कर होगा जिसको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, तो वहीं पर प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इसके पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होना चाहिए और साथ में दोनों का अरेंजमेंट आमने सामने होना चाहिए, दोनों का एंगल आमने सामने होना चाहिए, तभी प्रभावी टक्कर होगा। यदि दोनों के पास टक्कर करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं है और दोनों का एंगल एक समान नहीं है तो दोनों के प्रभावी टक्कर नहीं होगा। जैसे कोई आदमी मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होता है या कहीं एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो दोनों एक सामने एक डायरेक्शन में आएगा तब ना एक्सीडेंट होगा। अब वही साइड में पास हो गया, इधर से एक्सीडेंट होगा। इसलिए अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, आमने सामने, और पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी होना चाहिए। हाई स्पीड में आएगा तब ना एनर्जी ज्यादा रहेगा, और धीरे धीरे आ रहा तो एक्सीडेंट होगा। तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।
तब एक्सीडेंट होगा, तब वो मर सकता है, टूट फैट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब वो प्रभावी टक्कर हुआ, उसी का नाम क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन। तब किसका निर्माण होगा? प्रोडक्ट का निर्माण। ऐसे गए, उम्मीद से आया, से टकरा गए, ऐसे हो गया, प्रभावी नहीं हुआ। समझ गए ना? तो उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट कब बनेगा? जब दोनों के बीच क्या हो? प्रभावी टक्कर हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन। तब किसका निर्माण होगा? प्रोडक्ट का। तब सुनो, तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहा गया? वैसा केमिकल रिएक्शन जो एक ही चरण में पूरा हो जाता है। समझ गए? और ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे ये है रिएक्शन आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, मान लिया इसको, क्या मान लिया? एक ही चरण में पूरा होने वाला रिएक्शन है। तो इसका जो रेट लिखा जाएगा, रेट जब भी लिखा जाता है एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है। इस रिएक्शन का स्पीड जब मापा गया, कितना स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ पावर क्या क्या छुपा हुआ है? तो एक्सपेरिमेंट से इस रिएक्शन का ऐसा रेट मिला। तो आप देखा जाए इस रेट में रिएक्टेंट के ऊपर में जो पावर है, तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं? 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलता है? कोफिशिएंट। तो रेट में जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर है, वो पावर इसके कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं? तो एलिमेंट्री रिएक्शन में यही होता है, यही इसका पहचान है। यदि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट दिया हुआ और उसमें जो भी पावर होगा, वो पावर इसके कोफिशिएंट के बराबर यदि है, तो ये पता चल जाता है ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही है। आ रहा है समझ में? और इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बताओ तो? ऑर्डर पावर को जोड़ करके ना निकालते हैं, 1 + 1 कितना? ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। समझ गए? अब इसमें हमको मोलेकुलरिटी देखना है, मोलेकुलरिटी, अणुता। तो इस रिएक्शन में वास्तव में कितना अणु भाग ले रहा है? 2 अणु। इसलिए इस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी 2 होगा, 2 ही अणु भाग ले रहा है। और यहाँ तो आपका H2 अनगिनत मॉलिक्यूल होगा, I2 अनगिनत मॉलिक्यूल होगा। तो एक बार में इसका एक अणु ही भाग लेगा। एक बार में देखना है, एक बार में साथ साथ कितना अणु भाग लेता है, उसी अणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलेकुलरिटी। तो जिस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी 2 होगा, उसको बायमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? और जिस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी 1 होगा, उसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। और जिसका मोलेकुलरिटी 3 होगा, उसको ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। और ट्राइमोलिकुलरिटी रेयर केस में होता है, जनरल नहीं होता। ट्राइमोलिकुलर का मतलब हुआ एक ही बार में 3 मॉलिक्यूल भाग लेगा, तो जो रेयर होता है, हमेशा नहीं हो सकता है। जैसे कोई 3 दोस्त है, अलग अलग घर है, अलग अलग जगह घर है, कटिहार में, और वो तीनों घूमने का प्रोग्राम बनाया, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया, ट्रेन पकड़ के जाना है, तीनों कहीं भी जाना है। मान लो शिमला जाएगा घूमेगा, कहा गया शिमला जाने वाला है, तो तीनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा, ट्रेन पकड़ने के लिए तीनों का के लिए निर्धारित समय होगा ट्रेन का। तो तीनों घर से चलेगा, तो हो सकता है कोई 2 ही आमने सामने टकरा जाएगा स्टेशन, 2 आमने सामने हुआ, 2 हो सकता है आमने सामने, लेकिन तीसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो जटिल हो गया। तीनों आपस में एक साथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए 3 क्या हो गया? रेयर केस हो गया, और 2 का संभावना ज्यादा हो गया।
इसलिए यहाँ पर मोलेकुलरिटी जो निकाला जाता है, रेयर केस में 3 लिया जाता है, लेकिन साधारण तरीका से यूनिमोलिकुलर होगा और बायमोलिकुलर होता है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 पढ़े थे, तो ये 1 किसको बताया था? यूनिमोलिकुलर बताया था ना, और ये 2 किसको बताया था? बायमोलिकुलर। वही वाला चीज है यहाँ पर। तो खैर अभी तो इसके बाद वाला पोर्शन है ये। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहा जाएगा बताओ? किसको कहा जाएगा बोलो? तो लिखो, जो केमिकल रिएक्शन, लिखो परिभाषा, जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप को हिंदी में पद बोलते हैं या चरण बोलते हैं, पद या चरण। जो केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, कोमा एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 प्लस I2 मिलकर क्या बनाया? 2HI। तो इसका रेट पाया गया एक्सपेरिमेंट से कि H2 का कंसंट्रेशन इंटू I2 का कंसंट्रेशन, ये कहां से लाया? एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया रेट। तो अब देखना है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इसके पावर के बराबर हुआ, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हो गया? एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। निकाल लीजिए इसको। हो गया, बोलो। लिखा इसको? अब लिखो दूसरा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या लिखा गया? एलिमेंट्री के जगह क्या लिखना है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन कहा जाता है। मल्टी स्टेप का मतलब क्या है? जिसमें कई चरण हो सकता है, जो रिएक्शन कई चरण से पूरा होता है, जो केमिकल रिएक्शन कई स्टेप के द्वारा पूरा होगा, उसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन इसको कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? जटिल अभिक्रिया। कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है? जटिल।
हो गया, बोलिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जो केमिकल रिएक्शन एक ही के जगह क्या होगा, कई स्टेप में क्या होगा, कई स्टेप्स में पूरा हो जाता है, क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। लिख लो, जो केमिकल रिएक्शन कई स्टेप्स में पूरा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए। जो रिएक्शन क्या होता है, कई स्टेप्स में पूरा होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, पता चल जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहले देख लो बच्चा, ये तुम्हारा 4HBr है, अब प्लस O2 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बनाया आपका 2Br2 और प्लस 2H2O बनाया। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, Br2 बनाया और वाटर बनाया, है ना, बनाया। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। अब ब्रोमीन रह गया तो ब्रोमीन अकेले रह गया, है ना, बनेगा। और ब्रोमीन हमेशा अकेले जब भी रहता है किस रूप में, Br अकेले कभी नहीं होगा, Br2 Cl2 I2 F2 ऐसे होता है। वो ऑक्सीजन कभी अकेले रह सकता है O2 के रूप में या O3 के रूप में, पता है ना। इसलिए आप ब्रोमीन एक बचा था, लेकिन वहां Br2 लिखना होगा और संतुलित करना होगा। संतुलित है, या मान ले हम 4 नहीं लगाते, 4 यहाँ नहीं लगाते, तो हम देखो संतुलित है। वहां ब्रोमीन कितना है, 2 बार। यहाँ यदि 2 लगा देंगे तो ब्रोमीन 2, हाइड्रोजन कितना, 2, और ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन यहाँ तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 4, या 4 है, इसलिए क्या लगाना होगा, हो गया। यहाँ पर 2 लग जाएगा, अब संतुलित हुआ। तो यह रिएक्शन देखने में लग रहा है एक ही बार पूरा हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया इसका मैकेनिक अलग टाइप का मिला, कई स्टेप्स में पूरा हुआ। तो कैसे पूरा हुआ, तो देखो इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिए, तो इसका मैकेनिज्म देख लो पहले, तब लिखना। अब देखो बच्चा, पहले HBr स्टेप 1, क्या लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में HBr का एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ भागीदारी किया, भाग लिया। तो अब देखो दोनों मिलके क्या बनेगा, यहाँ डायरेक्ट कभी इसको नहीं बनाना है, अभी ये कई स्टेप में होकर तब ये बना हुआ है। तो पहले देखो क्या करो, हाँ ऑक्सीजन कितने बार है, तो टोटल को जोड़ दो, तो HOOBr होगा, बोलो H ऑक्सीजन 2 बार है, दोनों को अलग अलग करके HOOBr हो गया। अब फिर स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में इसको फिर लिखेंगे जो बना,
और इसका दूसरा मॉलिक्यूल फिर इसके साथ, तो वो जोड़ो तो क्या होगा, H भी 2 बार, Br भी 2 बार, O भी 2 बार, इसलिए लिखेंगे 2HOBr। हो गया, देखो हो गया संतुलित। अब स्टेप 3 में उसको फिर लिखेंगे HOBr प्लस HBr का तीसरा मॉलिक्यूल। अब देखो क्या करोगे, OH और H मिलकर क्या बना लेगा, H2O प्लस Br मिलकर के Br2। अब सबको जोड़ना है, तो इधर और उधर जो भी बराबर होगा उसको काट देगा। HBr इधर कहीं HBr है, नहीं कटेगा। O2 कहीं O2 है, HOOBr HO कट जाएगा। HBr कहीं HBr है, नहीं कटेगा। HOBr यह कितना है, 2 बार, यह कितना है, इसलिए इसके बराबर करेंगे तब ना कटेगा। इसलिए पूरे को किससे क्या करेंगे, 2 से गुणा करना है, तो पूरा कट गया। और क्या कटेगा बोलिए, HBr कटेगा, HBr एक ही साइड है ना, कटेगा। अब इधर वाले को जोड़ दो, HBr 2HBr, यहाँ भी 2HBr है, तो कितना हो गया, 4HBr प्लस O2 ही 9 बार। उसके बाद इधर क्या बचा, Br2 ना, प्लस क्या, देखो इसके अंदर हुआ, मतलब यह केमिकल रिएक्शन कितना स्टेप में पूरा हो, इसलिए ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का है, समझ में। ऐसे ही का नाम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कई चरण में पूरा होगा। उतार लो इसको। हो गया बच्चों, इंतजार तुम्हारा दोस्त मुनाजिर कहाँ गया, नहीं पढ़ता है, छोड़ दिया, कैसे पढ़ता है तब, पढ़ने वाला नहीं है। हो गया अच्छा। अब देखो इसका थोड़ा खेला देख लो, खेला देखो। ये जो 3 स्टेप में ये रिएक्शन पूरा हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई स्टेप एक स्लो स्टेप होगा, धीरे धीरे वाला रिएक्शन होगा, एकदम धीरे गति से होगा, एकदम स्लो मोशन में होगा। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा स्लो स्टेप है, इस स्टेप में जो ये रिएक्शन हुआ ये किस गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। और ये सब फास्ट रिएक्शन है, फास्ट तेजी से हो रहा है।
तो फास्ट रिएक्शन के लिए दर निकालना संभव नहीं होता है। पहले ही क्लास में पढ़े थे, फास्ट रिएक्शन के लिए दर का निर्धारण संभव नहीं होता है। किसके लिए निकाला जाता है? मॉडरेट रिएक्शन। ये मॉडरेट रिएक्शन मान लो, स्लो स्टेप कोई भी हो सकता है। हम मान लिए स्लो स्टेप है तुम्हारा, तो इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का दर केवल इस स्टेप पर निर्भर करेगा, मतलब इस रिएक्शन पर निर्भर करेगा, ये सब पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का ये जो स्टेप होगा वो दर निर्धारक पद कहलाता है। दर निर्धारक पद मतलब इस रिएक्शन का दर निकालने वाला पद हो गया, स्टेप हो गया। इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है, शॉर्ट में आरडीएस बोलते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आरडीएस कॉलेज बात समझ लेना, आरडीएस कॉलेज सालमारी में ये नहीं है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसको कहा गया? जो रिएक्शन स्लो स्टेप वाला होगा, धीरे धीरे होगा, तो उसी रिएक्शन के स्पीड के आधार पर इस रिएक्शन का स्पीड मापा जाता है। इस रिएक्शन का स्पीड ये सब पर मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब फास्ट होता है, बहुत फास्ट, बहुत तेज गति से होता है। इसके मेजर को माप, इसके रेट को मापना संभव नहीं होता है। इस बात को लिख दो, स्टार देकर लिखो। तो लिखो स्टार देकर। कंप्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप वाला केमिकल रिएक्शन को रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसको आरडीएस बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दर निर्धारक पद, इसको हिंदी में बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप वाला केमिकल रिएक्शन को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। हो गया, बोलो। और एलिमेंट्री रिएक्शन और क्या पढ़े? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इतना समझ में आया? एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहा गया? एक ही चरण में। और उस रिएक्शन का जो रेट निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो होता है, उसमें रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग अब इसका क्या पढ़ना है? मोलेकुलरिटी। तो लिखो हेडलाइन में, मोलेकुलरिटी पढ़ना। तो लिखिए हेडलाइन में मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। इसका हिंदी हुआ अभिक्रिया की अनुपता।
अभिक्रिया की अनुपता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखो। तो सुपर डुपर लिख दो। सुपर डुपर लिखो, हो गया। अब सुनो क्या होता है। अब सुनो एक बात इंपॉर्टेंट, ये मॉलिक्युलरिटी जब ये निकाला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए संभव नहीं होता है। मॉलिक्युलरिटी वास्तव में है क्या, तो किसी केमिकल रिएक्शन में कैसा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, एलिमेंट्री। यह परिभाषा केवल किसके लिए होगा, एलिमेंट्री। तो किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या को ही क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी। जैसे आपका NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइड है, इसको हीट करेंगे तो क्या क्या देगा बताओ, बताया हुआ इसको। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या देगा, जल प्लस NaN बच गया तो क्या देगा, पढ़ाया हुआ है इसको। तो इस रिएक्शन को गर्म किया तो नाइट्रोजन दिया और जल दिया। तो इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, एक ही मॉलिक्यूल बार बार आपस में टक्कर करेगा, आपस में कंपन करेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल वास्तव में भाग ले रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए इसका मॉलिक्युलरिटी एक होगा। और इसका जो रेट पाया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, और यहाँ भी पावर कितना है, एक्सपेरिमेंट से पाया ऐसा। तो यहाँ भी कितना है 1। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर रिएक्शन में जो कोफिशिएंट बराबर है, इसलिए आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। और इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 1 होगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, ऑर्डर भी 1 होगा और मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर हमेशा समान होगा, नहीं होगा समान। क्या बोले कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए चाहे ऑर्डर हो या मॉलिक्युलरिटी हमेशा लगभग, हमेशा तो नहीं बोल सकते, और 90% केस में समान होता है, 10% केस में नहीं होता है। तो 10% में क्या आता है कौन नहीं होता है देखेंगे इसको हम लोग। 90% केस में एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी समान होता है। तो मॉलिक्युलरिटी का परिभाषा क्या होगा, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हुआ। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे अभी पढ़े थे तो उसमें 3 स्टेप था ना, तो सभी स्टेप के कारण मॉलिक्युलरिटी अलग अलग निकलेगा। हर सिस्टम में कितना मॉलिक्यूल भाग लेता था, 2, तो मॉलिक्युलरिटी 2 बोल सकते हैं। सेकेंड में भी 2 भाग लिया था तो मॉलिक्युलरिटी 2 बोल सकते हैं। थर्ड में भी 2 भाग लिया था, मॉलिक्युलरिटी 2 बोल सकते हैं। लेकिन सबको जोड़ दिया जाए, जैसे अभी H4HBr प्लस O2 मिलके क्या बनाया था, 2Br2 प्लस H2O बनाया था। तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, तो 5 होना चाहिए मॉलिक्युलरिटी, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी किसके बीच होता है, जो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही समय जब टक्कर करता है, प्रभावी टक्कर करता है। और एक साथ 5 मॉलिक्यूल को टक्कर करना संभव नहीं होता है। रेयर केस में 3 तक करता है, 3 से ज्यादा नहीं करता है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब 3 भी होता है तो रेयर केस में, इसलिए हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी का परिभाषा कि एलिमेंट्री रिएक्शन में या स्लो स्टेप रिएक्शन, ये भी बोल सकते हो स्लो स्टेप। अभी पढ़े थे ना कॉम्प्लेक्स में स्टेप 1 स्लो स्टेप था, वहां भी हम मॉलिक्यूल को जोड़कर उसका मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन
या स्लो स्टेप वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की संख्या को ही क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर। ये परिभाषा लिखो। मॉलिक्युलरिटी मतलब हम लोग अपना घरेलू भाषा में क्या समझेंगे बताओ तो? मॉलिक्युलरिटी का मतलब दिमाग में क्या है? केमिकल रिएक्शन के समय कितना मॉलिक्यूल आपस में भाग लेता है, और वो कैसा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए? एलिमेंट्री या स्लो वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लिखो परिभाषा। किसी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन या मंद वेग वाला रिएक्शन, मंद वेग वाला रिएक्शन, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन, गर्मी लग रहा है ना? गर्मी लग रहा है तुमको गर्मी लग रहा है क्यों? किसी एलिमेंट्री रिएक्शन या मंद वेग वाला रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन या मंद वेग वाला रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या को ही क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। और जिस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी मतलब अणुकता एक होगा उसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। उसको हिंदी में एकाणु का भी क्रिया बोलते हैं, एकाणु। और जिसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 2, बायमॉलिक्युलर, उसको द्वि अणु का भी क्रिया बोलते हैं। जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 होगा, ट्राइमॉलिक्युलर, उसको त्रि-अणु का भी क्रिया बोलते हैं। 4 में होता है, 3 भी तो होता है, रेयर केस में होता है, मतलब दुर्लभ तरीका से होता है। सबने इसका एग्जाम्पल लिखिए। तब लिखो एग्जाम्पल।
हाँ तो लिखो एग्जाम्पल NH4 NO2 क्या नाम है इसका? अमोनिया नाइट्राइट। इसको हीट करेंगे क्या दिया? और इसका जो रेट पाया गया के कंसंट्रेशन ऑफ NH4 NO2, ये रेट कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। तो पावर क्या है और इसका कोफिशिएंट भी क्या है? तो दोनों सेम आया, इसलिए कैसा रिएक्शन हो गया? ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। प्राथमिक अभिक्रिया हुआ, मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ बच्चों, एक ही बार में पूरा होने वाला रिएक्शन। और यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा बताओ? 1 होगा। मोलेकुलरिटी भी क्या होगा? मोलेकुलरिटी भी 1 होगा। और जिसका मोलेकुलरिटी 1, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका हिंदी क्या होगा? एकाणुक अभिक्रिया। क्या होगा? एकाणुक अभिक्रिया होगा, मतलब एक ही अणु भाग लेने वाला है। बताओ। और इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी समान होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा नहीं बोलो, 90%। हमेशा नहीं बोल सकते। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको पूछ सकता है, पूरा रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इसका मोलेकुलरिटी कितना है, क्या बोलोगे? इसकी अनुकता कितना है? 1। इसका क्वांटिटी ऑर्डर कितना है? मुझे पूछ सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल मिटा दे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए जैसे H2 प्लस I2 अब मिलकर क्या बनाया? 2HI बनाया ना, 2HI। और इसका रेट जो पाया गया एक्सपेरिमेंट से, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा एक बात, कोई बच्चा सोचता होगा यहाँ प्लस है तो गुना कैसे हो गया? तो मान लीजिए सब ध्यान नहीं दोगे तो घर में जाके पढ़ोगे तो सोचोगे अरे जो है तो यहाँ गुना कैसे, ये दिमाग में आएगा। ये नियम के अनुसार लिखा गया है। रेट लॉ नियम पर थे ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन उसी पर आधारित है। तो आप यहाँ पर इसका पावर कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? तो ये जो लिखा गया है किसके आधार पर? तो देखा गया कि इसमें जो पावर है इसके कंसम कोफिशिएंट के क्या है? बराबर है। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 बराबर है, इसलिए कैसा रिएक्शन हो गया? एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया।
तो अब इसका मोलेकुलरिटी और ऑर्डर बताइए। ऑर्डर में क्या होगा, 1 + 1 कितना, 2 हो गया, और मोलेकुलरिटी भी 2 हो गया। ऐसे रिएक्शन को बायमोलिकुलर, और हिंदी में द्विअणु का विक्रिया लिख लो, बता लीजिए। हो गया, बोलो। अब तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तीसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये है आपका 2NO और प्लस क्या है, O2, ये मिलके बनाया 2NO2। तो इसका रेट पाया गया, यहाँ क्या होगा, NO पावर 2 है, 2 आ गया। और तो एक्सपेरिमेंट से आया, यहाँ क्या होगा, O2। एक्सपेरिमेंट से आया तो देखा कि इसके कोएफिशिएंट के बराबर है। या ऐसे समझो, यदि यह तुमको पता रहे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट इस पर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया हुआ वैल्यू और रिएक्शन में दिया गया कोएफिशिएंट सेम होगा एलिमेंट्री के, है ना। इसलिए अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3, मोलेकुलरिटी भी 3। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, ट्राई मोलिकुलर और 3 अणु। अब बता दो इसको, तीसरा रिएक्शन हो गया। हो गया, बोलो। तो इस बात को लिख लीजिए स्टार देकर, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर तथा मोलेकुलरिटी लगभग 90% केस में क्या होता है,
समान होता है, समान होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर तथा मोलिकुलरिटी 90% केस में क्या होता है? समान होता है। हो गया बच्चों? अब इसमें देखो क्या इतना गप करता है, मिला दे इसको। अब देखो, अब लिखना मत, क्या देखना है तुम लोग। जैसे CH3 COO C2H5, इस कंपाउंड का क्या नाम है? कोई एनीबॉडी बता सकते हो? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये कौन ग्रुप है? इसमें कौन ग्रुप है? इधर ग्रुप है। ये COOR, आर की जगह इथाइल है, ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स OH होता था, OH। तो आर में अल्काइल है, इथाइल है, तो इसका नाम होगा इथाइल। और इधर 2 कार्बन है, इथेनॉइड, और इसी को कॉमन नाम में एसीटेट बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। कॉमन नाम इसका क्या है? इथाइल एसीटेट। और इसमें जल डालेंगे, क्या डालेंगे? एसिड के प्रेजेंस में H+ किसका पहचान होता है? एसिड का पहचान, एसिड का पहचान H+। तो दोनों में रिएक्शन होगा तो मिलके बन जाएगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, एसिड बन गया, अल्कोहल बन गया। और इस बात को हम लोग जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़े नहीं इस रिएक्शन को। अल्कोहल चैप्टर में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में फिर पढ़ना है। इससे क्या बना? एसिड बना है ना, और क्या बना? अल्कोहल। इसलिए इसका हम लोग अल्कोहल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने का एक विधि है, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराकर, जल में मिला है तो जल के साथ रिएक्शन में जल टूटने लगेगा, तो इसलिए जल अपघटन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। और यहाँ पर जल क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जल यहाँ सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्वेंट, मतलब इसको घुलाने का काम करता है। ये जल यहाँ जितना अधिक मात्रा में है कि इसका मॉलिक्यूल उसमें आसानी से क्या होता है? जल इसको घुला लेता है। मान लेते हैं इसका 100 अणु है और इसका 1,00,000 अणु है। इसका 100 अणु है, इसका 1,00,000 अणु है। तो पहले जब रिएक्शन करेगा तो इसका एक अणु के बीच में टकराहट होगा ना। तो इसका अणु इसके एक अणु के साथ टक्कर करेगा तो जल के मॉलिक्यूल में कोई परिवर्तन होगा? और 10 लाख है, 1 लाख है, और यहाँ एक मॉलिक्यूल उसके साथ भाग ले रहा है, तो जल का अणु लगभग नहीं घटेगा। समुद्र का जल से 1 लोटा पानी निकाल लो, कुछ होगा उसको? वही बात है, ये समुद्र है, इसमें इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो जल के सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो टाटा बिरला है और किसी को 100 रुपया दे भी देगा, कुछ घटेगा उसको? नहीं घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बात है, इसका अणु इसके साथ कुछ ही अणु के साथ रिएक्शन करेगा, ये इतना ज्यादा है कि इसकी सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका जो रेट पाया गया, रेट इसका कैसे लिखेंगे बताओ? के कंसंट्रेशन ऑफ क्या? CH3
C2H5 इनटू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2। यहाँ जल कैसा है, जल आपका कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसका सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसका सांद्रता में परिवर्तन होगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका रेट, वास्तविक रेट ये क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। उसके बाद CH3 COO C2H5 ये इथाइल एसीटेट हुआ, और इनटू क्या है, ये कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट में भी K डैश मान लेंगे। जल एक कांस्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन क्या रहता है, नियत रहता है। इतना मात्रा ज्यादा है कि उसके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन K मान लिए, K डैश, ये कांस्टेंट है ये। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों को गुणा कर दीजिए, एक नया कांस्टेंट, उसको K डबल डैश मान लीजिए। उसके बाद CH3 COO C2H5 ये बन गया। आप बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर यहाँ कितना छुपा है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर कितना हुआ, मोलेकुलरिटी बताइए, मोलेकुलरिटी कितना होगा, वास्तव में कितना अणु भाग लिया था, इसका एक, इसका एक, 2 भाग लिया था ना, तब तो वो सब बना, तो मोलेकुलरिटी 2 होगा, मोलेकुलरिटी। तो देखो यहाँ ऑर्डर मोलेकुलरिटी समान हुआ नहीं हुआ, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर और मोलेकुलरिटी समान होना चाहिए, यहाँ नहीं हुआ, इसलिए बोले कि 10% केस में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह रिएक्शन हमको धोखा दे रहा है, क्या दे रहा है, धोखा। लग रहा था इसका ऑर्डर 1 प्लस 1 कितना है, 2, और मोलेकुलरिटी तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑर्डर रेट के अनुसार कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1, इसमें धोखा दिया। रेट यदि इसको देख के पूछा जाए तो ऑर्डर कितना बताओगे, 2, और यहाँ देखकर कितना बोलोगे, तो धोखा दे रहा है ना, इसलिए ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है सूडो, क्या कहा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो माने छल होता है, छल करने वाला, धोखा देने वाला, ये हम लोग के साथ छल कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो क्या हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, समझ गया। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शन दिया रहता है, पूछता है निम्नलिखित में कौन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में जल लिखा रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, H2O, वही इसका पहचान, वही इसका क्या है, पहचान, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में। तो परिभाषा क्या होती है, समझने का तरीका हो, परिभाषा क्या होगी, जल्दी पूछेगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं छद्म, छद्म ने धोखा देना, छद्म करना होता है, मेरे साथ छल कर लिया, छल कर लिया, तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो, तो इसका परिभाषा होगा, सुनो, वैसे उच्च कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पहले सेकेंड ऑर्डर का था और हो गया है कितना, तो पहले हाई ऑर्डर का था, उच्च कोटि का था, और विशेष परिस्थिति में ये फर्स्ट ऑर्डर का बन गया, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो परिभाषा हुआ, वैसे उच्च कोटि की अभिक्रिया जो विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की बन जाती है, इसी को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका पहचान क्या है ऐसे रिएक्शन का, बताओ। जिस रिएक्शन में क्या लगा रहेगा, जल लिखा रहेगा, तो लिखो हेडलाइन में पहले सूडो
फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म। ये हलंत है, ये क्या है? ये सोच मत लेना कुछ नहीं है, ये हलंत है। छद्म, प्रथम, कोटि। माता आजकल का बच्चा को सब जानकारी नहीं रहता है ना, कुछ भी लिख दिया बस हो गया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बच्चा का तो दूर बात है, टीचर नहीं लिख पाता सही से। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है इसका परिभाषा बताओ? वैसी उच्च कोटि की अभिक्रिया, वैसे उच्च कोटि की अभिक्रिया जो विशेष परिस्थिति में, प्रथम कोटि की बन जाती है, कोमा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और इसको आप सुपर डुपर लिख लो, फिर भी कम रहेगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। परिभाषा समझ में आ गया ना? उसी के अनुसार ना है। पहला रेट से क्या लग रहा था? सेकंड ऑर्डर, और नीचे वाला रेट से फर्स्ट ऑर्डर। पहले हाई कोटि का था, निम्न कोटि का हो गया, तो बोलता है सूडो। मतलब हाथी का दांत दिखाने का, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और नहीं होता है। हाथी देखे हो ना? हाँ मेरे पास है, हम दोनों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लेना। क्या होंगे? एग्जाम्पल 1 में लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार। क्या हुआ इसका मीनिंग बताओ? स्टार का जल अपघटन, मतलब स्टार का रिएक्शन किससे कराना है? तब इस पूरे को उतार दो। तो इस रिएक्शन में स्टार टूट गया ना, एसिड दे दिया, अल्कोहल दे दिया, जल के साथ रिएक्शन करके, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार। उतार लो। और ये क्वेश्चन, ये वाला ये 2021 में पूछा, पढ़ोगे तब दिखाएंगे। हो गया बच्चों? इसका हिंदी लिखोगे तो लिख लो, स्टार का जल अपघटन।
अब तो हिंदी से अच्छा इंग्लिश है लगता है, नहीं लगता है? यस सर। तुम लोगों को पता नहीं क्या लगता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का जल अवघटन। मॉलिक्युलरिटी का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन में संघट्ट में भाग लेने वाले, संघट्ट का मतलब टक्कर, कोलिजन, एलिमेंट्री रिएक्शन में संघट्ट में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को मॉलिक्युलरिटी कहा जाता है। ये भी बोल सकते हो, संघट्ट सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी पढ़ना है अगले क्लास में, संघट्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसी के बाद चैप्टर लास्ट हो जाएगा। एक क्लास लगेगा इस चैप्टर में। हाँ, तब शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद पढ़ाई लगभग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मिटा दे बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखोगे बोलो तो? इनवर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर मतलब क्या? चीनी ना, क्या फॉर्मूला होता है? कैन शुगर गन्ना, या शुगर कैन भी बोलता है। चीनी, चीनी इसी से ना बनता है। देखे हो चीनी फैक्ट्री देखे हो? हम लोग बिहार में तो नहीं है, पहले था, बंद हो गया है। चीनी फैक्ट्री सब दूसरे राज्य में बहुत, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चीनी फैक्ट्री। इनवर्जन ऑफ केन शुगर, समझ गए ना? तो आप देखो बच्चों, तो जैसे आपका क्या है, C12 है, H22 है, O11 है, इसको भी जल में डालेंगे, क्या बनेगा बताओ? ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी में पानी डालोगे तो बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बन जाएगा। इसका नाम होता है ग्लूकोज और इसका नाम होता है फ्रुक्टोज। सेम है, दोनों को लग रहा है सेम है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। तो सुनो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इसका स्ट्रक्चर अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, इसके बारे में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, बहुत जल्दी ही पढ़ने वाले। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। स्ट्रक्चर में जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, वास्तव में इसमें कीटोन ग्रुप होता है, पता चलेगा आगे। तो अभी जान लो, सुक्रोज में पानी मिलाएं तो क्या क्या देगा? चीनी में जब पानी डालोगे तो क्या क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। और इस रिएक्शन में भी जल है, देखो, तो ये भी बहुत ज्यादा होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा।
तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, रिएक्शन के साथ कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। इसलिए इसका रेट कैसा होगा बोलिए, के कंसंट्रेशन ऑफ C2H22O11 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, तो अभी किस ऑर्डर का लग रहा है, सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका सांद्रता और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इसका रेट कैसा हो जाएगा, के। उसके बाद C12H22O11 इनटू के डैश मान लेते हैं, दोनों को गुना कर दो, गुना करने पर के डबल डैश C12H22O11 होगा। अर्थात यहाँ पावर कितना है, तो ऑर्डर कितना हो गया, लेकिन मोलेकुलरिटी कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यह भी कैसा रिएक्शन हुआ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपका छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुआ, क्या कोमल कुमारी पढ़ी है सब, है पढ़ी थी, मैं वो एक्स्ट्रा पढ़ती है ना, ये पिछले कुछ पढ़ते हैं ना, पढ़ते छोड़ दी उसमें, नहीं पढ़ती। तो ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ गया समझ में, तो देखो बच्चों, मतलब यह क्लियर हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन में भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम बोले थे 90% केस में बराबर होता है, बाकी केस में बराबर नहीं होता। उसका एक्सेप्शनल केस हो गया। ऐसा कैसा केस है एक्सेप्शनल, ऐसा स्पेशल रिएक्शन याद रखना, समझ गए। अब मेन अब इसमें हमको पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछता है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुपता में क्या अंतर है। कई बार पूछा है क्वेश्चन में, यदि पलटते हो तो देखा होगा इसे, देखे हो, कौन देखा, कोई नहीं देखा, इसका मतलब कोई नहीं पढ़ता है, देखे हो, कौन देखा बता, तो लिखो हेडलाइन में आओ, तो लिखो हेडलाइन में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और अनुपता के बीच अंतर, इसको आप क्या लिखोगे, सुपर डुपर। अभिक्रिया की कोटि और अनुपता की, अभिक्रिया की अनुपता भी बोल सकते हो, यहाँ सिर्फ अनुपता नहीं बोलकर अभिक्रिया की अनुपता भी बोल सकते हो। अनुपता अभिक्रिया का ही निकलता है, इसलिए अब एक तरफ लिख दो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ क्या लिखोगे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यह भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग समझ जाओगे ना, क्या इसका मीनिंग हुआ, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुपता के बीच अंतर देखो।
तब सुनो अंतर क्या होगा। पहला अंतर तो इसका परिभाषा दे सकते हो, परिभाषा दे सकते हो ना। कौन बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का परिभाषा? है किसी में दम है जो इसका परिभाषा बता सकता है? बोलो, कौन बताएगा? मोलर कंसंट्रेशन के पावर के कुल योग, मेन पावर बोलना होगा, कंसंट्रेशन कुल योग नहीं, हाँ पावर। और मोलेकुलरिटी तो अभी पर है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को परिभाषा हो गया। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है तो सुनो, ऑर्डर जो भी रिएक्शन का निकलता है एक्सपेरिमेंट से निकलता है कि थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंट से निकलता है। इसलिए हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, और जबकि मोलेकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। समझ गए? पहला अंतर हुआ। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे किसी ऑर्डर -1 आता था, 3/2 आता था, उसके बाद +1 आता था, 1 आता था, 2 आता था, यही ना आता था। लेकिन मोलेकुलरिटी माइनस हो सकता है क्या? मोलेकुलरिटी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं होगा। सिर्फ इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर में निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होगा। 1 2 3 पढ़े थे ना, मोलेकुलरिटी 1 2 3, ये सब कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, वही होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन मोलेकुलरिटी 0, मोलेकुलरिटी जब 0 होगा तो इसका मतलब रिएक्शन में कोई भाग नहीं ले रहा है। तो रिएक्शन में कोई भाग नहीं लेगा तो रिएक्शन होगा। इसलिए मोलेकुलरिटी 0 नहीं हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है। और कुछ अंतर बोलो तुम लोग। बोलो बोलो, कुछ बोलो। देखो पहला अंतर, यह एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। उसके बाद इसका यह एक क्या है बच्चों बता दो? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यह पॉजिटिव, निगेटिव या फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद इसका यह हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना? पूर्णांक संख्या तो पढ़ाई होगा। पूर्णांक संख्या निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो निगेटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। और तीसरा अंतर आप लोग बोलिए, हमको नहीं आता है। अब तीसरा लिखिए, यह 0 हो सकता है, यह 0 हो सकता है।
और यह जीरो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो गया। और एक अंतर बोलो आप लोग। हाँ वेरी गुड। ऑर्डर 3 से अधिक हो सकता है, ऑर्डर 3 से अधिक हो सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए इसमें मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकता है। और 3 भी होता है ना बच्चा, क्या होता है? रेयर केस में होता है, 3 से अधिक नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी खत्म हो गया, इसका जो कंसेप्ट है आपका खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, बस खत्म। अब सुन लो, जो बच्चा